i24 न्यूज इंग्लिश में स्वागत है। ईरान में अमेरिकी पायलट का फाइटर जेट मार गिराए जाने के बाद उसे ढूंढने की होड़ मची है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने बताया कि दोनों पायलटों ने इजेक्ट किया था, जिनमें से एक को शुक्रवार को बचा लिया गया। खबरों के अनुसार अमेरिकी विशेष बल अब ईरान में है और बाकी पायलट्स को शासन की सेना के उसे ढूंढकर पकड़ने से पहले तलाश कर रही है। इस युद्ध के शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका ने दुश्मन के इलाके में अपना एक विमान खोया है। OneHip अमेरिकन डिफेंस इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन के चेयरमैन हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। वो अमेरिकी सेना की पूर्व उप सहायक सचिव और द न्यू टेररिज्म, हाउ टू फाइट इट एंड हाउ टू डिफीट इट की लेखिका है। आज एक्सेप्ट न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ आपका होना बहुत अच्छा है। निकोल, आपके साथ होना बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, ये तनाव में बड़ा इजाफा और समय के खिलाफ दौड़ जैसा लग रहा है ताकि इस बाकी बचे लापता पायलट को ढूंढा जा सके। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब डोनाल्ड ट्रंप और युद्ध सचिव पीट हेगसेथ दावा करते हैं कि अमेरिका को ईरान के आसमान में पूरा हवाई वर्चस्व है, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? निकोल, ये एक याद दिलाने वाली बात है कि चाहे युद्ध में सैन्य अभियान कितना भी अच्छा चल रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता जब कोई जोखिम ना हो। और हम ये देख भी रहे हैं। मेरा मतलब है, हमने अब तक लगभग 12,300 लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक हवाई हमले किए हैं और हमारे पास इतनी हवाई श्रेष्ठता थी कि हम 3 या 4 दिन पहले ही पहली B-52 ओवरलैंड मिशन को अंजाम दे सके। तो एक बार फिर मुझे लगता है कि ये एक याद दिलाने वाली बात है, चाहे सैन्य अभियान कितना भी अच्छा क्यों न चल रहा हो, युद्ध में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होती जिसमें कोई जोखिम ना हो। वहां रात है जो अच्छा है। हमारी खोज और बचाव टीमें सबसे बेहतरीन हैं और रात में बहुत प्रभावी ढंग से काम करती हैं। यह एक अच्छी बात है। जब मैं F-15 की तुलना A-10 वार्थोग से करता हूं तो A-10 वार्थोग नीचे गिर गया। इसमें खास बात यह है कि 10 वार्थोग एक पुराना विमान है। ये 1977 से सेवा में है। ये आमतौर पर जमीन पर तैनात बलों के लिए नजदीकी हवाई सहायता के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे खोज और बचाव मिशनों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि वो 10 शुरुआती खोज और बचाव मिशन का हिस्सा था। लेकिन एक बात है, और मैं बहुत समय पहले सेना में था, तो एक चीज जो संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सैनिकों में डालता है वो ये है कि हम अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ते। मुझे लगता है कि इसी वजह से F-15 के उस पश्चिमी हथियार प्रणाली अधिकारी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई गई है। अगर दुश्मन के इलाके में विमान को मार गिराया जाता है तो क्या प्रोटोकॉल होता है? आप उन बचाव दलों की बात कर रही हैं जो अभी इस अमेरिकी पायलट को ढूंढ रहे हैं। ऐसी घटना होते ही प्रोटोकॉल क्या होता है? देखिए, हमारे सभी पायलट खोज, बच निकलने, बचाव और जीवित रहने के प्रशिक्षण से गुजरते हैं। मेरा मतलब है, अब जब हम दिन के उजाले से आगे बढ़ चुके हैं तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये पूरी ताकत से की जा रही कोशिश है। इसी कारण मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप और पेंटागन ने इस मामले में पर्दे के पीछे की बातों पर चुप्पी साध रखी है। मुझे लगता है उन्हें बचाए गए पायलट से अच्छी जानकारी मिली होगी। तो ये समय के खिलाफ एक दौड़ है, लेकिन ये फिर से दिखाता है कि अमेरिका कभी भी किसी को पीछे नहीं छोड़ता। अगले 24 से 48 घंटों में कुछ खास देखने लायक है क्या? क्या ये युद्ध में एक निर्णायक मोड़ हो सकता है? मुझे लगता है राष्ट्रपति मिशन पर केंद्रित हैं, जिसका उद्देश्य है कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार ना हो। और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं जो शहीद अमेरिकी सैनिकों के परिवारों ने उन्हें बताया है। काम पूरा करो, काम पूरा करो। कॉन्डोलीजा राइस, राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश की विदेश मंत्री, ने राष्ट्रपति का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रपति महोदय सिर्फ काम पूरा करें ही नहीं, बल्कि ईरान का स्थायी समाधान भी सुनिश्चित करें। और राष्ट्रपति ट्रंप उनके हीरो में से एक ऐसे महान जनरल जिन्हें वो हमेशा आदर्श मानते रहे हैं, वो हैं जनरल डगलस मैकार्थर। जनरल मैकार्थर ने कहा था, युद्ध में जीत का विकल्प नहीं। मुझे विश्वास है कि यह राष्ट्रपति मिशन पूरा करेंगे। देखिए, वो भी बाकी प्रशासन की तरह इस समस्या को टाल सकते थे। निकोल, मैं फिर दोहराता हूं, जॉर्ज W. बुश के बाद हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन इन्हीं राष्ट्रपति ने कार्रवाई की। और मैं आपको याद दिला दूं, क्षेत्र के 11 अरब देश 10 साल पहले संयुक्त राष्ट्र गए थे
ताकि ईरान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया जा सके। मुझे लगता है राष्ट्रपति मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों के लिए सही कदम उठा रहे हैं। आप कहती हैं काम पूरा करे, क्या अभी कोई समझौता इसे पूरा कर सकता है? हम 6 अप्रैल की 48 घंटे की समय सीमा के करीब हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने या समझौता करने वरना ऊर्जा अवसंरचना पर हमले की चेतावनी दी है। लेकिन जब आप परमाणु क्षमताओं की बात करती हैं, तो क्या कोई समझौता सच में काम पूरा कर सकता है? देखिए, आपको उस संवर्धित यूरेनियम को निकालना होगा और वो एक जटिल प्रक्रिया है। और अगर आप किसी भी तरह का समझौता करने जा रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आप इन लोगों से समझौता नहीं कर सकते। मुझे लगता है इसी वजह से वे दूसरों से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसी स्थिति बनानी होगी जहां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को पूरी पहुंच, और आपको उन निरीक्षण टीमों में अमेरिकियों को भी रखना होगा। ये वो चीज है जिसे राष्ट्रपति ओबामा और दूसरे लोग अनुमति नहीं देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका IAEA का सबसे बड़ा दाता है। हम उनके बजट का 25% से अधिक भुगतान करते हैं। हमें उन IAEA निरीक्षण टीमों में अमेरिकियों की आवश्यकता है। मुझे लगता है वे दबाव में हैं और वॉशिंगटन से आ रही पलायन और गिरते मनोबल की रिपोर्टें यही दर्शाती हैं। देखिए, ह्यूमन राइट्स वॉच ग्रुप ने पिछले 24-48 घंटों में क्या रिपोर्ट जारी की है। ईरानी शासन IRGC वे मस्जिदों से महज 12 साल के बच्चों की भर्ती कर रहे हैं। ये वही याद दिलाता है जो नाजियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में किया था, जब वे महज 12 साल के बच्चों की भर्ती कर रहे थे। इससे मुझे लगता है कि हम जीत रहे हैं, और इससे मुझे पता चलता है कि उन्हें मनोबल बनाए रखने और भगोड़ों को रोकने में गंभीर समस्याएं आ रही हैं। जब बात इस अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम की आती है, अगर कोई समझौता नहीं होता है तो अगले 48 घंटों में ये संभावना कितनी है कि हम अमेरिकी सैनिकों के साथ एक विशेष अभियान देख सकते हैं जो वास्तव में जाकर उस यूरेनियम को निकाल ले। 2 जगहों की सबसे ज्यादा चिंता है, एक नातांज में, दूसरी इस्फान में। मुझे पिकैक्स माउंटेन नातांज के पास की सबसे ज्यादा चिंता है। IAEA के प्रमुख राफाएल ग्रोसी के अनुसार हर साइट पर लगभग 200 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। आप वहां जाकर उसे सीधे नहीं ले सकते। यह जटिल मिशन है। पूरे इलाके को सुरक्षित करना होगा और विकिरण संबंधी निष्कर्षण विशेषज्ञों की एक विशेष टीम चाहिए होगी। संवर्धित यूरेनियम एक कंटेनर में है। यह स्कूबा टैंक जैसा दिखता है। और हमारी कार्रवाई की वजह क्या थी? कुछ हफ्ते पहले हमारे पास सैटेलाइट तस्वीरें थीं जो दिखा रही थीं कि वहां, मेरा मतलब है पिकैक्स माउंटेन पर, जहां हमें लगता है कि संवर्धित यूरेनियम है, वहां बहुत सारा ग्रेनाइट ऊपर रखा गया है। कुछ हफ्ते पहले सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा कि वे ग्रेनाइट पर सीमेंट और कंक्रीट डाल रहे थे। तो ये 2 जगहें हैं और ये एक बहुत ही कठिन और जटिल मिशन होगा। इसीलिए मुझे उम्मीद है और मुझे लगता है कि यही वजह है कि राष्ट्रपति ने वहां और ज्यादा फोर्स भेजी है। उनके पास अब और भी ज्यादा विकल्प हैं। इसीलिए आप कूटनीतिक समाधान चाहते हैं ताकि मिशन को संवर्धित यूरेनियम लाने की जरूरत न पड़े। वन हिप आज i24 न्यूज पर हमारे साथ अपना इतना दिलचस्प नजरिया साझा करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपके साथ होना बहुत अच्छा लगा। हम वापस स्टूडियो में आ गए हैं और हमारे साथ अभी भी i24 न्यूज इंग्लिश के सीनियर संवाददाता ओवन ऑल्टमैन मौजूद है। ओवन, अब अमेरिका शासन के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद उनके कुछ मृत नेताओं के परिवारों को भी निशाना बना रहा है। क्या आप इस नए अपडेट पर जानकारी दे सकती हैं? विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने निकोल अभी कुछ ही देर पहले एक्स पर यह कहा है, कासिम सुलेमानी जो कुद्स फोर्स के प्रमुख थे, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 की शुरुआत में निशाना बनाकर मारा था, उनकी भतीजी अमेरिका में रह रही थी। मार्को रूबियो ने उसका वीजा रद्द कर दिया है। अब वो आइस की हिरासत में है और देश से निकाला जाएगा। रूबियो ने कहा कि वे और वो सामने आकर शासन का समर्थन कर चुकी थी, और रूबियो ने कहा कि शासन के सदस्यों के परिवार के सदस्यों को, या इस मामले में ऐसे शासन सदस्य के परिवार के सदस्यों को जिसे अमेरिका ने मार दिया था, उन्हें अंत में अमेरिका में स्वागत नहीं मिलेगा। उन्हें अमेरिका में स्वागत नहीं मिलेगा। निकोला, इसमें थोड़ी विडंबना है कि अमेरिका ही था जिसने डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार इजराइल की आपत्तियों के बावजूद, या कम से कम इजराइल की भागीदारी के बिना, कासिम सुलेमानी को मार डाला और फिर उसकी भतीजी वहां अमेरिका में स्वतंत्र रूप से रह रही थी। हम जरूरी नहीं समझते कि परिवार के सदस्यों के कृत्यों को उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर थोपा जाए, लेकिन उसी रिश्तेदार के मामले में उनके परिवार के सदस्य के कृत्य को, लेकिन इसमें काफी विडंबना है, मैं मानता हूं।
डायस्पोरा के लोग जिनसे मैं वर्षों से बात कर रहा हूं, इससे बहुत निराश हैं। सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में ही नहीं, बल्कि कनाडा में, जर्मनी में और यूरोप के अन्य देशों में, शायद यूके में भी, कि परिवार के सदस्य और वे लोग जो कम से कम समर्थक हैं या जो शासन से जुड़े हुए हैं, वे अपना घर बनाते हैं, अक्सर अपनी कमाई भी वहीं करते हैं, और ऐसा इस तरह से करते हैं कि सरकारें और अधिकारी जानते हैं कि वे वहां हैं और उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो मार्को रूबियो का आज का कदम एक तरह की मिसाल कायम कर सकता है, एक और तरीका जो पश्चिम और ईरान के दुश्मन, चाहे वे पश्चिम में हो या खाड़ी में, इस्लामी गणराज्य के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प अपडेट।